हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम स्वागत करते हैं आज की क्लास में आप सभी का। तो जैसा कि कल हम लोगों ने जहां तक पढ़ा था उसी के अनुसार आज की क्लास को हम प्रारंभ करेंगे। ठीक, तो कल हम लोगों ने देखा था कि जितना देशांतरीय विस्तार होगा उसी तरह से उनके मानक समय रेखाओं की संख्या अलग अलग होती जाएगी, या हम कहें एक से अधिक होगी। ठीक है ना। तो रूस की कितनी मानक समय रेखाएं हैं? 11 मानक समय रेखा। क्यों? क्योंकि इन हर एक जगहों पर इनके समय का सिद्धांत क्या होता है? बदलता रहता है। ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी को, या हम कहें पूर्ण पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में, 24 समय क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। अर्थात क्या किया गया है? बांटा गया है 24 समय क्षेत्र में। ठीक है। तो प्रत्येक जो समय क्षेत्र है, अर्थात प्रत्येक समय क्षेत्र, ठीक है, वह कितना है? 15 अंश देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। ठीक है, देशांतरीय विस्तार। तो जब प्रत्येक समय क्षेत्र के बीच का जो अंतर हम देखेंगे, अर्थात प्रत्येक समय के बीच के क्षेत्र का अंतर, तो वह आता है 1 घंटा। कितना आता है? 1 घंटा। जैसा कि भारत के 2 राज्य, असम का डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़, तथा गुजरात के द्वारिका, ठीक है। इन दोनों के बीच जो समय क्षेत्र का अंतराल आता है वह है 1 घंटा 45 मिनट। ठीक है, कितना आता है? 1 घंटा 45 मिनट। तो इसी समय को देख करके उस रेखा को खींचा गया है। ठीक है, अर्थात उस मध्य रेखा को खींचा गया है जो समय का निर्धारण करती है। क्या करती है? समय का निर्धारण। ठीक है। 1884 में वाशिंगटन डीसी में संपन्न, कहां? वाशिंगटन डीसी में संपन्न IM इंटरनेशनल मेरिडियन, ठीक है, उसको 180 अंश यामयोत्तर जो रेखा है, ठीक है, उसी को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया। अर्थात इसी को क्या कहा गया? तिथि रेखा। ठीक है, क्या कहा गया? तिथि रेखा। ठीक, तिथि रेखा कहा गया क्योंकि 180 अंश पूर्वी तथा 180 अंश उत्तरी, यह दोनों क्षेत्र का निर्धारण करती है। इन दोनों क्षेत्रों का क्या करती है? निर्धारण करती है। ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी के गति के, या घूर्णन गति के, या परिक्रमण गति के कारण ही यह सारी चीजें परिवर्तित होती हैं। ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी की
परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति भी कह सकते हैं, परिभ्रमण गति, या इसी को हम कहते हैं घूर्णन, घूर्णन गति, दोनों कहते हैं घूर्णन गति। यह जो है इसकी, यह 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड है, 4 सेकंड है। ठीक है, क्योंकि यह रोटेशन किस प्रकार करती है, यह करती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ यह करती है, और इसी के कारण समय का परिवर्तित होना, ठीक है, और उसके बाद दिन रात का होना, यह निर्धारित होता है। क्या होता है, यह निर्धारित होता है। ठीक है, जैसे अगर हम इनके परिक्रमण की बात करते हैं, परिक्रमण, ठीक है, तो वह कितना है, वह है 365 दिन, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट तथा 48 सेकंड, 48 सेकंड, जिनके कारण जो यह इसका परिक्रमण है, इसी परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन, दिन रात का लंबा एवं छोटा होना तथा वर्षा के समय में परिवर्तन होता है। इन्हीं दो कारणों की वजह से हर 35 वर्ष बाद जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ यहाँ तक में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वह प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं या जहां से पूछे जा सकते हैं उन सभी बिंदुओं पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनमें बताया जाता है, लेकिन उनको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू पर फोकस करना है, ना कि लेंदी सब्जेक्ट को पढ़ करके ज्ञान हासिल करना है। ठीक है, तो जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि एग्जाम्स की दृष्टि से हम उन पर ही बात करते हैं। ठीक है, हम उन पर ही बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसके आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर करती है। कैसे करती है, दीर्घवृत्ताकार पथ पर। ठीक है, पथ पर करती है। तो पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो क्या होता है, दिन कहीं कहीं छोटा हो जाएगा, कहीं लंबा हो जाएगा। क्यों कि कभी कभी पृथ्वी सूर्य के नजदीक भी होती है और कभी कभी पृथ्वी सूर्य से दूरी पर भी स्थित होती है। ठीक है, स्थित होती है। ठीक है ना, जैसे सूर्य की स्थिति, पृथ्वी की स्थिति क्या होती है, पृथ्वी की स्थिति यह हमेशा बदलती है। क्या करती है, बदलती है, और इन्हीं बदलने के कारण से
कभी कभी क्या होता है कि सूर्य से पृथ्वी नजदीक होती है और कभी कभी सूर्य पृथ्वी से दूरी पे होती है। जैसे ये हमारा क्या है, सूर्य है, ये क्या है, सूर्य हो गया। और दीर्घ वृत्ताकार पथ पर पृथ्वी परिक्रमा करती है। ये हो गई हमारी पृथ्वी और यहां ये हो गई पृथ्वी। ठीक है, ये सूर्य की क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है। ठीक है, कैसे, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, यानी ऐसे जाएगा तो ऐसे आएगा, पश्चिम से पूर्व परिक्रमा कर रही है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये स्थिति है, ठीक है, यानी कि हम इसको कहते हैं न्यूनतम दूरी। ठीक है, जैसे ये नजदीक है इसी पर हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, न्यूनतम दूरी। और यहां अधिक है तो अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी अर्थात किससे, सूर्य से, न्यूनतम और अधिकतम दूरी। ठीक है, तो इसको हम अर्थात जहां पर अधिकतम दूरी होती है इसे हम अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसौर। और जो ये न्यूनतम दूरी है इसे कहते हैं उपसौर। ठीक है, जब अपसौर होता है तो उस समय पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की दूरी, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की जो दूरी होती है वह 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। कितना होता है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। लेकिन जब सूर्य की स्थिति पृथ्वी से न्यूनतम अर्थात कम होती है तो यह 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है। ठीक है, जिसे हम अपसौर या उपसौर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नाम से जानते हैं। और यह स्थिति जो है हमेशा यह 4 जुलाई को होता है, 4 जुलाई को होता है। ठीक है, और यह जो आपका उपसौर की स्थिति है यह हमेशा 3 जनवरी को होती है, 3 जनवरी को होती है। ठीक है, तीन जनवरी को होती है। तो यहां तक आप सभी के समझ में आ गया होगा, यहां तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से अगर क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप होता है तो आप सभी लोग अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक टॉपिक आता है जैसे ग्रीष्म अयनांत या कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, ठीक है, ये 2 होते हैं। तो इन्हीं को हम ग्रीष्म अयनांत या कर्क संक्रांति बोलते हैं। कर्क संक्रांति, ठीक है। जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, कब? 21 जून को। 21 जून को क्या होता है? भीषण गर्मी पड़ती है 21 जून में।
जून जुलाई क्या होती है, गर्मी, बहुत अधिक तापमान होता है। क्यों? क्योंकि उस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, अर्थात बीच से होकर के गुजरती है। ठीक है, इस समय क्या होता है, भीषण गर्मी पड़ती है और सूर्य लंबवत चमकता है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, लंबवत चमकता है। ठीक है, जिनके कारण भीषण गर्मी पड़ती है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में जैसे ये क्या है, संपूर्ण पृथ्वी है, ये हमारी संपूर्ण पृथ्वी है, तो ये 2 भागों में 180 याम्योत्तर रेखा इसे 2 भागों में डिवाइड करती है। तो ये क्या है, उत्तरी अक्षांश और ये कौन है, दक्षिणी अक्षांश। तो कर्क रेखा कहाँ, यहां से जाती है और मकर रेखा यहां से, इन दोनों के बीच ही सूर्य क्या होता है, चलता रहता है। ठीक है, तो पूरे वर्ष में एक बार यहां से यह क्या होता है, गुजरता है। ठीक है, गुजरता है। ध्रुवों पर हमेशा क्या, जैसे पृथ्वी क्या है, लेटी हुई है 23.5 अंश, तो जो अंश इसके सामने होता है वहां क्या होगा, 6 महीने तक पूरा उजाला रहेगा, लेकिन यहां पर रात्रि होगी। और जब ये इसके आगे होगा तो यहां उजाला 6 महीने होगा और यहां क्या होगी, रात्रि। ठीक है, तो कर्क रेखा पर सूर्य क्या होता है, लंबवत चमकता है। ठीक है, तो यहां पर तापमान कैसा होगा, उच्च तापमान होगा, उच्च तापमान होगा, क्योंकि तापमान हाई प्रेशर में रहता है। भाई सूर्य सर पे चमके और क्या किसी को गर्मी नहीं लगेगी? तो लोग क्या करते हैं, स्टेटस लगाते हैं आज के टाइम में, काहो भगवान जियते भूज देबा, ये वाली कहानी हो जाती है। क्यों? बहुत लोग ऐसे होंगे जो इसका यूज करते होंगे, लगाते होंगे, बल्कि बहुत लोग तो इसी के कारण आरक्षण की भी मांग करते हैं कि भाई संविधान में 30% आरक्षण है, तो इसी में क्या करते हैं, कहते हैं नहीं आरक्षण इसमें भी दे दो। तो अब यहां क्या होंगे, दिन यहां पर बड़े हो जाएंगे, दिन बड़ा, और रात्रि क्या होगी, रात्रि हो जाएगी छोटी। दिन बड़ा और रात्रि छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक आप सभी के समझ में आया। अब देखिए, अगर यहां दिन बड़ा हो रहा है और रात्रि छोटी, तो इसके ठीक विपरीत कहां हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में आप लोग बताइए क्या होगा। तो यहां जब दिन बड़ा है तो यहां क्या होगा, दिन छोटा, और रात्रि कैसी हो जाएगी, बड़ी। रात्रि कैसी होगी, बड़ी। तो ये आप लोगों को क्लियर हो रहा है, यहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, जैसे हम लोग इसके आगे चलते हैं। ठीक, अब यहां हम लोगों ने इसको देखा क्या, ग्रीष्म अयनांत या कर्क संक्रांति। ठीक है, अब हम इसमें देखे हैं सेकंड, ये हमारा फर्स्ट है। अब यहां पर आते हैं सेकंड में, शीत अयनांत। शीत अयनांत या इसी को मकर संक्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो कहीं कहीं क्या होता है क्वेश्चन में शीत अयनांत करके या यहां पर क्या ग्रीष्म अयनांत करके क्वेश्चन को पुट अप कर लेता है। ठीक है, तो कहता है
कि बताइए अगर उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रातें छोटी हो रही हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में इसका क्या प्रभाव होगा? इसके क्या होगा? ठीक विपरीत। जैसा कि यहां 22 सितंबर को 22 सितंबर को यहां क्या होता है? सूर्य मकर रेखा पर क्या करेगा? लंबवत चमकेगा। लंबवत चमकेगा 22 सितंबर को। अब कहां? तो यह अगर उत्तरी गोलार्ध में था, कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में, तो ये कहां रहेगा? दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। लंबवत चमकेगा कहां पर? मकर रेखा पर, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि सूर्य मकर रेखा पर 23.5 अंश दक्षिणी चमकता है। 23.5 अंश दक्षिणी। जैसे कि ये हमारा क्या है? पूर्ण ग्लोब अर्थात पृथ्वी। हमने अभी कहा कि ये हमारा क्या है? 23.5 अंश कर्क रेखा। तो यहां हमारा क्या होगा? 23.5 अंश मकर रेखा। तो यहां पर ही सूर्य कब रहता है? 22 सितंबर को। अभी हमने कहा कि यहां से यहां तक के बीच में सूर्य क्या करता है? ट्रेवल करता है। यानी कि अब देखिए यहां स्थिति कब थी? 21 जून को, और यहां कब हो रही है? 22 सितंबर को। तो यहां से यहां तक की दूरी उसको ट्रेवल किया कि नहीं? जून से लेकर के सितंबर तक। और यहां पहुंचा तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां लंबवत चमक रहा है। लंबवत चमक रहा है 23.5 अंश पर, ठीक है। अब यहां क्या होगा? अब यहां जब चमकेगा यह, तो क्या होगा? दिन कैसा होगा और रात्रि कैसी होगी? तो जब यहां पर लंबवत चमक रहा है, जैसे यहां पर जब लंबवत चमका था तो क्या हो रहा था? दिन बड़ा। तो यहां पर क्या होगा? दिन बड़ा और रातें छोटी होंगी, ठीक है। अब इसके ठीक विपरीत कहां आ जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में इसके विपरीत आ जाएगा, अर्थात दिन कैसा होगा? छोटा। और रात्रि कैसी होगी? बड़ी। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, इस टाइम तत्काल में रात्रि क्या होती है? बड़ी। क्यों? क्योंकि 5 बजे के ही समथिंग में क्या हो जाता है? जैसे लगता है कि बस हो गया। 5:30 तक सूर्य क्या हो जाता है? डूब जाता है। और 6 बजते बजते ऐसा लगता है कि रात्रि के 10 बज रहा है। लेकिन जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तब क्या होता है? 7 बजे तक लगता ही नहीं कि रात्रि हुई है। 7 बजे तक क्या होता है? गोधूली होती है, अर्थात शाम का टाइम, भोर का टाइम होता है। तो क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यहां तक में किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को? अगर कोई दिक्कत होती है यहां से किसी भी टॉपिक पर, तो आप सभी लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग इसके आगे चलते हैं। इसके आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं विषुव पर। अब विषुव पूर्णतः 2 प्रकार के होते हैं। विषुव 2 प्रकार के होते हैं, जिसे हम ऋतु के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। बसंत ऋतु और दूसरा क्या है? शरद ऋतु। बसंत ऋतु और शरद ऋतु, ठीक है। इन्हें हम शरद विषुव और वसंत विषुव के रूप में भी जानते हैं।
तो कहीं कहीं अगर मान लो बाय द वे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इसको गलत करके मत आइएगा, ठीक है। जैसे कि विषुव 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वसंत विषुव, वसंत विषुव, वसंत विषुव, ठीक है। यह 21 मार्च जब सूर्य भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ता है, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ता है, ठीक है। अब देखो जब यह मार्च से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। क्यों, कैसे, ये पृथ्वी है हमारी और यह हमारी क्या है, भूमध्य रेखा, 0 अंश रेखा या 180 यामी उत्तर, ठीक है, भूमध्य रेखा। अब यहां से क्या हो रहा है, ये हमारा क्या है, कर्क रेखा, कर्क रेखा, और यह क्या है, मकर रेखा, मकर रेखा। तो सूर्य कहां से कहां तक ट्रेवल करता है, सिर्फ यहां से और यहां तक, ठीक है। तो यह हो गया हमारा कितना, 23.5 अंश, और यह भी कितना, 23.5 अंश, ठीक है। अब यहां क्या है, सूर्य, अब यहां से सूर्य कब बढ़ रहा है, 21 मार्च को, 21 मार्च को। अब यहां से धीरे धीरे क्या करेगा, कर्क रेखा की तरफ बढ़ेगा, कर्क रेखा की तरफ क्या करेगा, यह बढ़ेगा। तो उस समय तत्काल में आप देखते होंगे कि फूल खिलने लगते हैं, जैसे अभी इस समय तत्काल में हो रहा है, फूल देख रहे होंगे, बहुत बढ़िया एकदम सुंदर सुंदर ताजे फूल मिलते होंगे तत्काल में अच्छे से। और जैसे कि अप्रैल में रामनवमी भी मनाई जाती है, तो यह धीरे धीरे कर्क रेखा की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है सूर्य। तो उस समय उत्तरी क्षेत्र में कौन सी ऋतु होती है, बसंत, बसंत ऋतु, जिसे बसंत विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बसंत विषुव, ठीक है। अब इसके आगे इसी के ठीक विपरीत यहां यह होता है 23 सितंबर को, 23 सितंबर को। अब सूर्य कहां जाएगा, यही भूमध्य रेखा से यह किधर बढ़ेगा, मकर रेखा की तरफ, मकर रेखा की तरफ। अब जब यह मकर रेखा की तरफ बढ़ रहा है तत्काल में, तो उस समय यहां भारत में शरद ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है, ठीक है। जैसे हमारे वेदों एवं शास्त्रों में 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है। कितने ऋतुओं का वर्णन मिलता है, 6 ऋतुओं का, ठीक है। जैसे इसमें कहा गया है, पहला है बसंत ऋतु, ठीक है, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा, शरद ऋतु, शरद ऋतु कितने हो गए, 4। 5वां है हेमंत, हेमंत, और 6वां है शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु। ये टोटल कितने हैं, 6 ऋतुएं हैं जो हमारे भारत में पाई जाती हैं। लेकिन मुख्यतः ऋग्वेद में यह सिर्फ 5 है। कितने हैं इनकी संख्या,
5, जिनमें से पहला बसंत ऐसे ही रहेगा, ग्रीष्म ऐसे ही रहेगा, वर्षा ऐसे ही रहेगा, शरद भी ऐसे ही रहेगा, शरद भी ऐसे ही रहेगा। इसमें हेमंत वा या यहीं पर ऑब्लिक करके इसे कहा गया है शिशिर, यानी कि इन दोनों को सिर्फ क्या माना गया है, एक माना गया है, इन दोनों को एक माना गया है, अर्थात हेमंत और शिशिर ऋतु को एक माना गया है। कहाँ? ऋग्वेद में, ऋग्वेद में एक माना गया है दोनों को। ठीक है, तो कहीं कहीं इसको पूछ भी लेता है, कभी काल में इस क्वेश्चन को पूछ भी लेता है। ठीक है, जैसे ये हमारा सूर्य हो गया, ठीक है, और ये हो गई हमारी पृथ्वी, इसकी परिक्रमा कर रही है चारों तरफ से। क्या कर रही है? लंबवत इसकी परिक्रमा कर रही है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी। तो 3 रेखाएं इसमें से निकलेंगी, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। यहां पर भी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ठीक, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। फिर यहां भी कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये 3 है। अब जिसके अनुसार, अब जैसे यहां क्या हो रहा है, सूर्य की रोशनी इस उत्तरी ध्रुव पर पड़ रही है, ध्रुव पर पड़ रही है, तो इस समय क्या, ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर पड़ रही है, और यहां ये क्या चला जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। फिर यहां जब नीचे हम देखेंगे तो यहां दक्षिणी ध्रुव पर पड़ने लगेगा सूर्य का प्रकाश, और उत्तरी ध्रुव कहां चला जाएगा, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, अब जैसे इस समय तत्काल में उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, जैसे यहां ग्रीष्म होगा, क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगा। कब? 21 जून को, 21 जून को, अभी मैंने बताया ग्रीष्म ऋतु होगा 21 जून को। और ठीक इसके विपरीत कहां होगा, साउथ पोल में, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। अब यहां इसी के ठीक विपरीत यहां आ जाइए, यहां, अब यहां क्या होगा, शीत ऋतु होगा, शीत ऋतु होगा। और यह कब होगा, यह होगा 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को ग्रीष्म ऋतु होगा। ठीक है, इसके ठीक विपरीत कहां होगा, दक्षिणी गोलार्ध में, इसके ठीक विपरीत होगा, इसके ठीक विपरीत होगा। ठीक है, और यहां 21 मार्च, ठीक है, सर्वत्र दिन और रात दोनों के दोनों
बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इस समय सूर्य कहाँ होगा? भूमध्य रेखा पर, और भूमध्य रेखा से वह किधर की तरफ बढ़ेगा? ऊपर की तरफ, अर्थात कर्क रेखा की तरफ। कब? कर्क रेखा की तरफ। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? कर्क रेखा की तरफ। तो यहां दिन और रात, दिन तथा रात क्या होंगे? बराबर बराबर। अब यहां यही सेम कंडीशन अगले में बन जाएगा कि यहां भी कब? 23 शरद ऋतु, 23 सितंबर को, 23 सितंबर को। और यहां दिन और रात सर्वत्र क्या होंगे? दोनों बराबर। क्यों? क्योंकि यहां से सूर्य हमारा मकर रेखा पर जाना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो यहां आप सभी लोगों को ये चीजें क्लियर हो रही हैं? यहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को? किसी को किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होती है तो वह हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, जैसे जब ये सारी घटनाएं होती हैं तो उस समय ध्रुवों की कंडीशन क्या होती है? जैसे 21 मार्च से 23 सितंबर तक, कहां से? 21 मार्च से 23 सितंबर तक क्या होगा? सूर्य इन दोनों के मध्य ही रहेगा, अर्थात कहां? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। क्योंकि 23 सितंबर से सूर्य कहां जाता है? मकर रेखा पर, और 21 मार्च से वह कर्क रेखा की तरफ जाता है। ठीक है, कर्क रेखा पर जाता है। तो इस प्रकार 12 घंटे, कितने? 12 घंटे से ज्यादा, 12 घंटे से ज्यादा उत्तरी गोलार्ध में रहता है। कितना? 12 घंटे से ज्यादा उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में रहता है। और यही कारण है कि अभी मैंने कहा कि यहां कितना है? 21 मार्च और यहां 23 सितंबर। यही कारण है कि दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, बल्कि इसमें रातें छोटी होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिन बड़ा तथा रात्रि छोटी। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सूर्य 12 घंटे से ज्यादा कहां रह रहा है? उत्तरी गोलार्ध में। तो अगर 12 घंटे से ज्यादा है तो जाहिर सी बात है क्या होगा? दिन बड़ा होगा, नो डाउट। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिन बड़ा तथा रात्रि छोटी होती है। ठीक है, इस समय तत्काल में उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 माह होती है। ठीक है, यानी कि 6 माह तक क्या होता है? सिर्फ दिन होता है। अगर यहां 6 माह दिन हो रहा है तो इसका मतलब है कि दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की क्या होगी? रात्रि होगी। क्या होगी? 6 माह की रात्रि होगी।
इसी प्रकार 23 सितंबर से 21 मार्च तक, 23 सितंबर से 21 मार्च तक, 21 मार्च तक। अब बताओ सूर्य कहाँ रहेगा? 12 घंटे से ज्यादा अगर यहाँ उत्तरी गोलार्ध में है तब उस समय वह दक्षिणी गोलार्ध में चला जाएगा, अर्थात 12 घंटे से ज्यादा कहाँ रहेगा? दक्षिणी गोलार्ध में। तो जब वह 12 घंटे से ज्यादा दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा तो बताइए अब दिन यहाँ कैसा होगा? बड़ा और रात्रि छोटी। ठीक है, तो दिन बड़ा और रात्रि छोटी। ठीक, तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को। अब बताइए, अब यहाँ उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन है, तो दक्षिणी ध्रुव पर कहाँ है? 6 महीने की रात्रि। अब यहाँ क्या होगा? तो दक्षिणी ध्रुव पर तत्काल में दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह दिन होगा। 6 माह दिन होगा। 6 माह दिन होगा। यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी प्रकार की? अब जैसे जिस प्रकार पृथ्वी को कई भागों में डिवाइड किया गया है, अर्थात उसके ताप कटिबंध के क्षेत्र में बांटा गया है। जैसे पृथ्वी के ताप कटिबंध, पृथ्वी के ताप कटिबंध, ठीक है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, ये हमारा हो गया भूमध्य रेखा। पूरे वर्ष में सूर्य क्या होता है? यहां से एक बार राउंड कर जाता है, अर्थात गुजर जाता है। वर्ष में एक बार यहां से गुजर जाता है, ठीक। तो अब ये हो गया हमारा क्या? कर्क रेखा 23.5 अंश। ये हमारा क्या है? 66.5, ठीक है। अब ये हो गया 66.5 अंश और ये हमारा हो गया 23.5 अंश, ठीक है। तो अब यहाँ के जो बीच के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को ही ताप कटिबंध के रूप में परिभाषित किया गया है। जैसे ये क्या है हमारा? उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, अर्थात ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। तो जो कर्क रेखा के ऊपर का क्षेत्र है, जो कर्क रेखा के ऊपर का क्षेत्र है, ऊपर का क्षेत्र है, ठीक है। कर्क रेखा के ऊपर का क्षेत्र वह उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये क्षेत्र उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
और ये हमारे बीच का एरिया क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसे कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसे कहते हैं। अगर यह उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है तो यह क्या हो जाएगा, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, ठीक है। तो ये यहां तक का एरिया और ये पूरा से पूरा और ये यहां तक का एरिया, ठीक है। तो यह जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यह उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय और यह दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है। ये ऊपर का जो क्षेत्र है इसे कहते हैं शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध है। और ये जो नीचे का क्षेत्र है, ठीक है, तो यह जैसे ये शीत कटिबंध है वो भी, ये भी क्या होगा, शीत कटिबंध क्षेत्र, ठीक है। ये आप सभी के समझ में आया। तो यहां दोनों के जो क्षेत्र रहेंगे ये और ये, इनके तापमान कैसे होंगे, समान होंगे, तापमान समान होंगे, तापमान समान, ठीक है। तो यहां तक समझने में आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इससे संबंधित किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप सभी लोग यहां से क्वेश्चन लगा लेंगे आसानी से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम सभी लोग कल बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।